कहानी की शुरुआत 1928 में भारत के काराकोरम पहाड़ी पर होती है, जहां एक पर्वतरोही बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसे एक चमकदार रोशनी दिखती है। वो उस रोशनी को देखते हुए उसके केंद्र तक जाता है और जब वो केंद्र तक पहुंचता है तो वो देखता है कि ये रोशनी एक बड़े से चमकदार गोले से आ रही है। वो उस गोले को महसूस करने के लिए टच करता है और गोले को टच करते ही वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक निशान है जहां से उसके डीएनए सैंपल को लिया गया है। अब कहानी कई वर्षों बाद वर्तमान समय में एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हेलन पर आती है, जो अपने कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ले रही होती है। और जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो वो अपने घर अपने बेटे जेकब के पास जाती है। जेकब और हेलन के बीच के संबंध कुछ खास ठीक नहीं होते हैं और इसकी वजह ये होती है कि हेलन जेकब की सगी माँ नहीं है। जेकब की माँ कई वर्ष पहले ही गुजर गई और उनके गुजरने के बाद जेकब के डैड ने हेलन से शादी कर ली, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी चल बसे। लेकिन हेलन जेकब की सगी माँ ना होते हुए भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वो जेकब को डिनर के लिए बुलाती है। जेकब वीडियो गेम खेल रहा होता है, इसीलिए वो डिनर के लिए आने से मना कर देता है। लेकिन हेलन एक बार फिर से उसे डिनर के लिए बुलाती है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और वो कॉल को रिसीव करती है। ये कॉल किसी अनजान नंबर से आया होता है, जो उसका नाम और पता कंफर्म करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो अपना नाम और पता कंफर्म करती है कि तभी उसके दरवाजे पर एफबीआई एक स्पेशल एजेंट के साथ आ जाती है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर हेलन कहती है कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझे गिरफ्तार कर सको। जिस पर वो एजेंट हेलन से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ अपनी मर्जी से नहीं चलोगी तो मजबूरन हमें तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाना होगा। हेलन उनके इस तरह से जोर देने पर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो जाने से पहले अपने बेटे जेकब को अपने फ्रेंड के पास छोड़ देती है। रास्ते में जाते वक्त हेलन अपने साथ बैठे एजेंट से पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं। वो एजेंट कहता है कि हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला लगता है। हेलन को ये बात मजाक लगती है। वो कहती है क्या मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन जैसे ही वो हाईवे पर नोटिस करती है तो वो देखती है कि पूरा हाईवे खाली है। वो कहती है कि सारी गाड़ियां कहाँ गई। एजेंट कहता है कि हमने हाईवे बंद कर दिया है ताकि हमें जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये हेलन को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ इनका एक हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार रहता है। हेलन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठती है तो वो देखती है कि सिर्फ वही अकेली साइंटिस्ट नहीं है जिसको एफबीआई ने जबरदस्ती यहाँ लाया है। यहाँ तो कई साइंटिस्ट हैं, सिवाय एक सिविल इंजीनियर के, जिनको एफबीआई जबरन यहाँ लाया है। ये सभी बहुत घबराए हुए होते हैं। इन्हें लगता है कि ये किसी जंग पर जा रहे हैं। पर जब हेलीकॉप्टर न्यू जर्सी के मिलिट्री एकेडमी पर लैंड करता है और ये सभी नीचे उतरते हैं तो ये वहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट को देखते हैं, जिससे इन्हें विश्वास हो जाता है कि ये किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं। हेलन को वहाँ उसका पुराना दोस्त माइकल दिखता है, जो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, हमें तुम्हारी जरूरत है। हेलन कहती है क्या? माइकल हेलन और बाकी सभी साइंटिस्ट को लेकर एक कमरे में जाता है, जहां वो उन्हें नासा की एक सैटेलाइट की ली हुई कुछ तस्वीरों को दिखाता है। वो कहता है कि एक तारा जो पहले जुपिटर की परिक्रमा पथ पर गति कर रहा था, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और उसकी गति 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसीलिए हम इस पर मिसाइल छोड़कर भी इसे नहीं रोक सकते। ये 78 मिनट में हमारे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर पर गिरने वाला है, जिसमें तकरीबन 8 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम इस शहर को खाली करवा सके। इसीलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने आप सभी को यहाँ बुलाया है। आप सभी को रिसर्च के लिए उस जगह भेजा जाएगा जहाँ वो तारा गिरने वाला है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सभी बच सकते हैं। अब हेलेन और वहाँ मौजूद बाकी सभी साइंटिस्ट मिलिट्री को लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो तारा गिरने वाला होता है। वहाँ पहुंचकर ये सभी उस तारे के गिरने का इंतजार करने लगते हैं। धरती पर आते आते उस तारे की गति धीमी हो जाती है। गति धीमी देख मिलिट्री उस तारे को रोकने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करती है, लेकिन उनकी सभी मिसाइल निष्क्रिय हो जाती हैं और वो तारा धीरे धीरे जमीन पर उतरता है। तारे के उतरते ही चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। पल भर के लिए किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता, पर जब धीरे धीरे रोशनी कम होती है तो हेलन देखती है कि उस तारे से कोई अंतरिक्ष जीव बाहर निकल रहा है। वो बिना डरे आगे बढ़ती है और उसका हाथ थामती है कि तभी हड़बड़ाहट में गलती से एक सोल्जर उस एलियन को शूट
शूट कर देता है, जिसके खून के छींटे हेलन के चेहरे पर आ जाते हैं। एलियन को गोली लगते ही उस बड़े से गोले से एक बड़ा सा रोबोट निकलता है, जो धरती पर पाए जाने वाले सभी मेटल से किन्हीं अलग मेटल का बना होता है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी जमीन पर पड़ा वो एलियन एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे मिलिट्री के सभी सिस्टम और हथियार ठप्प पड़ जाते हैं और वो रोबोट भी वहीं रुक जाता है। सभी उस एलियन को लेकर लैब में जाते हैं और उसका इलाज करने के लिए उसकी नसें ढूंढने लगते हैं। उन्हें नसें तो नहीं मिलती, लेकिन उस एलियन की धड़कन बंद होने लगती है, जिससे उन्हें उसे शॉक देना पड़ता है। शॉक देते ही उनके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, और इसीलिए वो एक सर्जन को बुलाते हैं। सर्जन गोली निकालने के लिए एलियन की छाती पर एक चीरा लगाता है। वो जैसे जैसे गोली निकालने के लिए आगे बढ़ता है कि इस एलियन की बाहरी मांस की परत अपने आप छटकर अलग होने लगती है और अंत में उस एलियन का शरीर बचता है, जो बिल्कुल किसी इंसान के पैदा हुए बच्चे की तरह दिखता है। इस एलियन को देखने के बाद वो ये तो समझ जाते हैं कि ये जो मांस अलग होकर निकल रहे थे वो इस एलियन के नहीं थे, बल्कि ये तो एक बायो इंजीनियर्ड स्पेस सूट है जो प्लेसेंटा जैसे सामग्री से बना है। प्लेसेंटा वो अंग होता है जो किसी बच्चे के गर्भ में रहने के दौरान उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। धरती के वातावरण में ये एलियन बहुत तेजी से बढ़ता है और तकरीबन 6 घंटे में एक वयस्क मनुष्य हो जाता है। और हैरानी की बात ये होती है कि इस एलियन में 3 अलग अलग किस्म के डीएनए मौजूद होते हैं। ये जब पूरी तरह से यंग हो जाता है तो ये बिल्कुल उसी क्लाइंबर की तरह दिखता है जो कई वर्षों पहले काराकोरम पहाड़ी पर अनजाने में अपना डीएनए सैंपल किसी अंतरिक्ष जीव को दे बैठा था। अब इस एलियन के मैनहट्टन शहर में उतरने की खबर पूरे यूएसए में फैल चुकी होती है, जिससे यूएसए गवर्नमेंट मैनहट्टन शहर को जल्द से जल्द खाली करवाने की कोशिश करती है और खुद एक महफूज जगह शिफ्ट होकर अपने सारे राइट्स अपने सेक्रेटरी रेजिना जंक्शन को दे देती है। जिस रेजिना हालात का जायजा लेने के लिए उस जगह पर जाती है जहां पर उस एलियन को रखा गया है। रेजिना के जाते ही साइंटिस्ट उसे उससे संबंधित मौजूद सभी जानकारी दे देते हैं और ये भी कि वो हमारी भाषा में बात कर सकता है, और इसीलिए रेजिना उससे बात करना चाहती है। वो उस एलियन के पास जाती है और उससे उसका नाम और यहाँ आने का मकसद पूछती है। वो कहती है कि मेरा नाम कलाटू है और मैं यहाँ पृथ्वी को बचाने के लिए आया हूँ। कलाटू कहता है कि यहाँ पास में एक विश्व नेताओं की सभा होने वाली है, मैं अपनी बात उन्हीं से कहूँगा। लेकिन रेजिना कहती है कि नहीं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहो। कलाटू कुछ समय तक चुप रहता है और रेजिना उसके चुप रहने के दौरान बाहर चली जाती है। वो साइंटिस्ट से डिस्कस करते हुए कहती है कि ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है, इसीलिए वो कलाटू को एक महफूज जगह भेजती है। लेकिन वो उसे भेजने से पहले ये जानना चाहती है कि ये जो कर रहा है क्या वाकई में सच है, क्या सच में ये पृथ्वी को बचाने के लिए आया है। इसीलिए वो एक डॉक्टर को बुलाती है जिसके पास सच और झूठ का पता करने वाली पॉलीग्राफी मशीन होती है। ये कलाटू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इन दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। डॉक्टर कलाटू से सवाल करने लगता है और जैसे जैसे वो अधिक सवाल पूछता है कि मशीन खराब होने लगती है। वो उसे ठीक करने के लिए उसे टच करता है और टच करते ही उसे एक जोर का झटका लगता है और ये झटका कलाटू की देन होती है। झटका देने के बाद कलाटू उसी से सवाल करने लगता है कि वो यहाँ किस दरवाजे से आया है और बाहर कितने लोग मौजूद हैं, इस दरवाजे का पासवर्ड क्या है। और सभी जानकारी ले लेने के बाद कलाटू उससे उसका सूट ले लेता है और फिर एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं और सिस्टम भी ठप्प पड़ जाता है। कलाटू यहाँ से निकलकर एक एयरपोर्ट पर जाता है जहाँ वो देखता है कि जो गोली उसे लगी थी उसके घाव अभी भी नहीं भरे हैं। इसीलिए वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी से कॉल करवाकर हेलन को यहाँ बुलाता है। कॉल जाने के बाद हेलन जेकब के साथ एयरपोर्ट पर पहुँचती है। वो कलाटू को लेकर गाड़ी में बैठती है। कलाटू ने हेलन को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जिस बायो इंजीनियरिंग स्पेस सूट से धरती पर आया था उसका एक सैंपल हेलन के पास होता है और इस सैंपल में किसी भी घाव को भरने की ताकत होती है। कलाटू हेलन से उस सैंपल को लेता है और उसे अपने घाव पर लगा देता है। सैंपल के लगाते ही उसके घाव ठीक हो जाते हैं। घाव के ठीक होने के बाद कलाटू हेलन को लेकर अपने ही जैसे किसी एक के पास जाता है जो यहाँ पृथ्वी पर करीब 70 साल से रह रहा है। इधर कलाटू अपने साथी के पास जाता है और उधर मिलिट्री उस बड़े रोबोट पर ड्रोन से हमला कराती है, लेकिन ये रोबोट सभी ड्रोन्स को एक झटके में ही ब्लास्ट कर देता है। अब तक कलाटू भी अपने दोस्त के पास पहुँच चुका होता है। ये एक 70 वर्षीय चाइनीज बूढ़ा होता
होता है जिसका नाम मिस्टर वू है। कलाटू मिस्टर वू से इस धरती को बचाने की बात करता है और इन दोनों के इरादे एक से होते हैं। मिस्टर वू कहते हैं कि इंसान विनाशकारी और जिद्दी है, ये कभी भी बदल नहीं सकते। अब इनकी बात को सुनकर कलाटू अपने इरादे पर और भी अटल हो जाता है। वो जेकब और हेलन को लेकर जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो उन्हें गाड़ी में अकेला छोड़कर उस घने जंगल में अकेला चला जाता है। अब जब हेलन को इंतजार करते करते काफी वक्त बीत जाता है तो वो भी कलाटू को ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है। कुछ देर बाद ही वो कलाटू को ढूंढ लेती है क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं गया होता है। हेलन थोड़ी दूरी से ही कलाटू को छुपकर देखती है और कलाटू झील में से एक चमकदार गोला निकालता है। ये गोला बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गोले में कलाटू इस धरती पर आया था। कलाटू के एक इशारे पर वो गोला झील से बाहर निकलता है जिसमें मछलियाँ की कई प्रजातियाँ होती हैं। दरअसल सिर्फ यही एक अकेला गोला नहीं होता बल्कि दुनिया के कोने कोने में कई ऐसे गोले मौजूद होते हैं। कोई धूप से तपते हुए रेगिस्तान में तो कोई समंदर की गहराइयों में, लेकिन सभी गोले अपने अंदर धरती पर मौजूद अनेकों प्रजातियों को लेकर इस धरती से दूर जा रहे होते हैं ताकि बाय चांस इस धरती से इंसानियत मिट भी गई तो वो फिर से इस धरती पर जीवन बसा सके, क्योंकि वो इस धरती को और किसी से नहीं बल्कि इसे इस पर रहने वाले इंसानों से बचाने के लिए आया होता है। उसका मानना है कि इंसान जल्द ही पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे और अगर पृथ्वी को बचाना है तो इंसान और इंसान की बनाई हुई हर चीज को मिटाना होगा। अब तक हेलन को कलाटू के इरादे समझ में आ गए होते हैं, इसीलिए हेलन उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम किसे बचाने आए हो। कलाटू जवाब देता है कि पृथ्वी मर रही है और इसे तुम इंसान मार रहे हो। अगर पृथ्वी को बचाना है तो तुम्हें मरना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और इससे यह मरण जीवन का चक्र भी रुक जाएगा। ये सुनने के बाद हेलन रोने लगती है। वो कलाटू से कहती है कि हमें एक मौका दो, हम इंसान सुधर जाएंगे। लेकिन कलाटू इंसानों की मरण चक्र को शुरू कर देता है। वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो इनको अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। कलाटू के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, इसीलिए वो उस अफसर को मार देता है, लेकिन बाद में वो उसे फिर से जीवित भी कर देता है। उस पुलिस ऑफिसर को जीवित करता देख हेलन कहती है कि तुम हम सभी इंसानों को मारने वाले हो, फिर इसे क्यों जीवित किया? तुम हमें बचा सकते हो, तुम ये बर्बादी रोक सकते हो। कलाटू कहता है कि मैंने तुम्हारे नेताओं से बात करने की कोशिश की थी। हेलन कहती है वो हमारे नेता नहीं है, वो ये तय नहीं कर सकती कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। वो कलाटू को समझाने की कोशिश करती है और उसे लेकर प्रोफेसर बार्नहार्ट के घर लेकर जाती है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं। कलाटू प्रोफेसर के घर जाता है और उनसे बातें करता है। प्रोफेसर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपना इरादा बदल दे, हमें एक मौका दे, लेकिन तबाही शुरू हो चुकी होती है। वो रोबोट जो कलाटू की रक्षा के लिए यहाँ आया था वो नैनो टेक्नोलॉजी से छोटी छोटी पंख वाले कीटों में बदल जाता है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को गायब कर देता है। प्रोफेसर कलाटू से सुधरने का एक मौका मांगते हैं कि तभी जेकब पुलिस को फोन करके उन्हें यहाँ बुला लेता है और जल्द ही पुलिस यहाँ आकर हेलन को पकड़ लेती है, लेकिन कलाटू और जेकब भाग निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर हेलन को लेकर रेजिना के पास जाते हैं। हेलन रेजिना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक मौका दे ताकि वो कलाटू को इस तबाही को रोकने के लिए मना सके। रेजिना उसे मौका देते हुए रिहा कर देती है और इधर जेकब भी कलाटू की मदद से हेलन के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए अपने डैड की कब्र पर बुलाता है। वो कलाटू को भी साथ लेकर जाता है क्योंकि जेकब को लग रहा होता है कि कलाटू ऑफिसर की तरह उसके पिता को भी जिंदा कर देगा, लेकिन कलाटू ऐसा नहीं करता है। वो मना कर देता है। वो कहता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे भी बस में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तभी वह हेलेना आ जाती है जो जेकब को गले लगाकर रोने लगती है। उन्हें इस तरह से रोता देख कलाटू का मन पिघल जाता है और वो इस तबाही को रोकने के लिए कहता है, लेकिन इसे रोकने के लिए उसे उस आखिरी गोले के पास जाना होगा जिससे वो इस धरती पर आया था और इसीलिए वो जेकब और हेलन को लेकर उस गोले की तरफ निकल जाता है। पर अब तक वो नैनो रोबोट्स भी इनके पीछे आ चुके होते हैं जो जेकब और हेलन को प्रभावित कर देते हैं। इन दोनों की नाक से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कलाटू इनका हाथ पकड़कर उन रोबोट को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और इन रोबोट के बीच से उस गोले तक जाता है। वो उस गोले को छूता है और गोले को छूते ही कलाटू भस्म हो जाता है और ये तबाही रुक जाती है। तबाही रुकने पर वो नैनो रोबोट्स भी निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इनके गिरने के कुछ क्षण बाद वो गोला पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में चला जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।